यहाँ पर हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फ्रीक्वेंसीज फॉर रेडियो ट्रांसमिशन, यानी कि रेडियो ट्रांसमिशन के लिए किस किस तरह की फ्रीक्वेंसीज़ को यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसका नाम है फिगर 2.1 फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्विस्टेड पेयर लिखा हुआ है जो कि एक कम्युनिकेशन मीडियम है, ट्रांसमिशन मीडियम है। कोएक्सियल केबल इज़ ऑल्सो ए ट्रांसमिशन मीडियम एंड ऑप्टिकल ट्रांसमिशन इज़ ऑल्सो ए ट्रांसमिशन मीडियम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 1 mm जो है वो ट्विस्टेड पेयर का वेवलेंथ है और 300 हर्ट्ज़ जो है वो एक फ्रीक्वेंसी है। इसी तरीके से 10 किलोमीटर भी वेवलेंथ है और 1 माइक्रोमीटर भी वेवलेंथ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि VLF लिखा हुआ है। VLF का मतलब होता है वेरी लार्ज फ्रीक्वेंसी, यानी कि ट्विस्टेड पेयर जो है वो जिसकी वेवलेंथ होती है 1 mm और जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 300 हर्ट्ज़, इसे जनरली कंसिडर किया जाता है वेरी लार्ज फ्रीक्वेंसीज़ में। और वेरी लार्ज फ्रीक्वेंसीज़ की रेंज जो है वो कुछ कोएक्सियल केबल्स के लिए भी फॉलो होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो है LF यानी कि लार्ज फ्रीक्वेंसी। इसके बाद MF जो है वो है मीडियम फ्रीक्वेंसी, HF जो है वो है हाई फ्रीक्वेंसी, VHF यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, UHF यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, SHF यानी कि सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, EHF यानी कि एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आ जाते हैं इंफ्रारेड और विजिबल लाइट और लास्ट में UV। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि VLF का जो रेंज है वो कुछ 30 किलोहर्ट्ज़ तक जाएगा और LF का जो रेंज है वो 30 किलोहर्ट्ज़ से लेके 3 मेगाहर्ट्ज़ से कम तक होगा। और मीडियम MF का जो रेंज है वो 3 मेगाहर्ट्ज़ से कम होगा लेकिन 30 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा होगा। हाई फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है वो 3 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा लेकिन 300 मेगाहर्ट्ज़ से कम होगा। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF का जो रेंज होगा वो होगा 300 मेगाहर्ट्ज़ से कुछ कम होगा और मैक्सिमम अप टू 300 मेगाहर्ट्ज़ तक हो सकता है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है वो 300 मेगाहर्ट्ज़ से स्टार्ट होगा लेकिन 30 गीगाहर्ट्ज़ से कम होगा। सुपर हाई फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होगा वो होगा 300 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा लेकिन 30 गीगाहर्ट्ज़ से कम। एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होगा वो रेंज होगा 30 गीगाहर्ट्ज़ या उससे ज़्यादा लेकिन 3 टेराहर्ट्ज़ से कम। और इंफ्रारेड का जो रेंज होगा वो 30 गीगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा लेकिन 300 टेराहर्ट्ज़ से कम। जबकि विजिबल लाइट का जो रेंज होगा वो होगा 300 टेराहर्ट्ज़ से कुछ ज़्यादा। तो ये इनके रेंजेस हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसीज़ फॉर रेडियो ट्रांसमिशन के बारे में डिटेल में। तो जब भी हम बात करते हैं रेडियो ट्रांसमिशन के बारे में तो जैसे कि आप डायग्राम से देख सकते हैं कि यहाँ पर रेडियो ट्रांसमिशन के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स इस्तेमाल होते हैं। हर फ्रीक्वेंसी बैंड के यानी कि चाहे वो वेरी लार्ज फ्रीक्वेंसी हो या एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी हो, हर फ्रीक्वेंसी के कुछ न कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। जो हम इस डायग्राम को देखते हैं तब इस डायग्राम से हमें एक रफ़ ओवरव्यू मिल जाता है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के बारे में, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए। इस डायग्राम से हमको यह पता चलता है कि फ्रीक्वेंसीज़ का जो रेंज है वो 300 हर्ट्ज़ से स्टार्ट होकर 300 टेराहर्ट्ज़ तक हो सकता है। आने वाले समय में जैसे आज के समय में 4G और 5G टेक्नोलॉजीज़ आ गई है तो फ्रीक्वेंसीज़ की रेंज जो है हो सकता है आज के समय में आपको इनसे ज़्यादा रेंज की भी फ्रीक्वेंसीज़ देखने को मिल सकती हैं। जब भी हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में तो इनमें एक रिलेशन होता है, डायरेक्टली कपल टू द फ्रीक्वेंसी इज़ द वेवलेंथ लैम्डा वाया द इक्वेशन लैम्डा इक्वल c/f। अब यहाँ पर c क्या होता है? c जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट। यदि हम c की वैल्यू बताएं तो c की वैल्यू होगी c इक्वल 3.10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यह जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। और f जो है यहाँ पर f जो है फ्रीक्वेंसी है।
ट्रेडिशनल वायर नेटवर्क्स के लिए, यानी कि ऐसे वायर नेटवर्क्स जिनको जनरली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो सकती है अप टू 100 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, यानी कि वायर्ड नेटवर्क्स के लिए, ट्रेडिशनल वायर्ड नेटवर्क्स के लिए जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो एफ है, वो हो सकता है मैक्सिमम अप टू 100 किलो हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 किलो हर्ट्ज़। यदि यहाँ पर बोला जा रहा है सेवरल, तो ये 100 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा भी हो सकती है। जब हम इसको यूज़ करते हैं ट्विस्टेड पेयर कॉपर वायर के साथ, तो यह जो फ्रीक्वेंसी है 100 किलो हर्ट्ज़ से काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, जबकि फ्रीक्वेंसीज ऑफ सेवरल 100 मेगा हर्ट्ज़, यदि हम 100 मेगा हर्ट्ज़ से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ करना चाहते हैं, तब आपको यूज़ करना पड़ेगा कोएक्सियल केबल, जिसमें कि ड्यू कोडिंग स्कीम्स भी वर्क कर सकती हैं। और इनका वर्क करने का जो डिस्टेंस रहता है, जब हम वर्क करते हैं ट्विस्टेड पेयर कॉपर वायर के साथ, तो लगभग ये 100 मीटर के डिस्टेंस तक ये वर्क कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ होता है ऐसे फ्रीक्वेंसी रेंजेस के लिए, जब रेंजेस जो हो जाती हैं वो 100 टेराहर्ट्ज़ तक हो जाती हैं, तब हम यूज़ करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। लेकिन यहाँ पर जब हम रिफ़र करते हैं वेवलेंथ के बारे में, तो यह जो वेवलेंथ है, यहाँ पर टिपिकली एक ही वेवलेंथ होता है, जो कि होता है 1500 नैनोमीटर या 1350 नैनोमीटर, जो कि जनरली होता है इंफ्रारेड के लिए। जो रेडियो ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है जब हम बहुत ही हाई किलो हर्ट्ज़ तक पहुँच जाते हैं। जो रेडियो ट्रांसमिशन है वो स्टार्ट होता है किलो हर्ट्ज़ पे, यानी कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेंज पे। जो वेरी लो फ्रीक्वेंसी होता है वो बहुत ही लॉन्ग वेव है, जो वो है वेरी लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी रेंज में जो वेव्स होते हैं वो जनरली यूज़ किए जाते हैं सबमरीन के द्वारा, यानी कि समुद्री जहाज़ के द्वारा यूज़ किया जाता है आपका लो फ्रीक्वेंसीज़ को, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसीज़ होते हैं, यानी कि जो लो फ्रीक्वेंसीज़ होते हैं, ये पानी को पेनिट्रेट कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं अर्थ के सरफेस को। कुछ रेडियो स्टेशंस अभी भी यूज़ करते हैं लो फ्रीक्वेंसीज़ को, यानी कि 148.5 किलो हर्ट्ज़ से लेके 283.5 किलो हर्ट्ज़ तक ये यूज़ होते हैं जर्मनी में। इसके बाद आता है मीडियम फ्रीक्वेंसी। तो मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी जो रेंजेस रहते हैं, वो टिपिकली यूज़ होते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ रेडियो स्टेशन, यानी कि रेडियो स्टेशन के ट्रांसमिशन के लिए मीडियम फ्रीक्वेंसी या फिर हाई फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ होता है। और इनका यूज़ होता है एज अ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो कि होता है बिटवीन 520 किलो हर्ट्ज़ टू 1605.5 किलो हर्ट्ज़। और इसका यूज़ होता है एज अ शॉर्ट वेव, यानी कि SW, बिटवीन 5.9 मेगाहर्ट्ज़ एंड 26.1 मेगाहर्ट्ज़। या फिर जब हम इसका एज अ FM यूज़ करते हैं, तो वो होता है 87.5 मेगाहर्ट्ज़ एंड 108 मेगाहर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी लिमिटिंग यदि हम फ्रीक्वेंसी लिमिटिंग देखते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी लिमिटिंग जनरली फिक्स्ड किया जाता है बाय नेशनल रेगुलेशन, यानी कि हर कंट्री के हिसाब से जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो अलग अलग फिक्स की जा सकती है, और ये हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। जैसे जैसे हम हाई फ्रीक्वेंसी की ओर बढ़ते हैं, तब आ जाते हैं आपके टीवी स्टेशन, यानी कि जितने भी और ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं, वो यूज़ होते हैं आपके टीवी स्टेशंस के लिए यूज़ होते हैं। यदि हम बात करते हैं कन्वेंशनल एनालॉग टीवी के बारे में, तो कन्वेंशनल एनालॉग टीवी को ट्रांसमिट किया जाता है 174 से 230 मेगाहर्ट्ज़ तक। 174 से 230 मेगाहर्ट्ज़ के बीच ट्रांसमिट किया जाता है एनालॉग टीवी को, और साथ ही साथ
साथ ही साथ ये कन्वेंशनल टीवी जो हैं, जो हम एनालॉग टीवी बोले, वो 470 से 790 मेगाहर्ट्ज़ वाले बैंड में भी यूज़ हो सकते हैं, जो कि आता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में आता है। जब हम बात करते हैं वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड के बारे में, तो इस रेंज में टीवी के साथ डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग DAB भी होता है। और इसी रेंज में यानी कि 223 टू 230 मेगाहर्ट्ज़ और 145 टू 1472 मेगाहर्ट्ज़ में डिजिटल टीवी भी प्लांट किया गया था इसी फ्रीक्वेंसी में। और एनालॉग टीवीज़ के लिए कुछ ओल्ड फ्रीक्वेंसीज़ को भी यूज़ किया गया था। 3G सेलुलर सिस्टम थे वो फॉलो करते थे UMTS स्टैंडर्ड को, और इनकी फ्रीक्वेंसी होती थी 1900 टू 1980 मेगाहर्ट्ज़ तक होती थी। इसके बाद आते हैं सुपर हाई फ्रीक्वेंसीज़। तो सुपर हाई फ्रीक्वेंसीज़ यानी कि SHF जो होते हैं वो टिपिकली यूज होते हैं डायरेक्टेड माइक्रोवेव लिंक्स के लिए, और इनका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है अप्रॉक्स 2 to 40 गीगाहर्ट्ज़। और फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विसेज C बैंड के ये 4 to 6 गीगाहर्ट्ज़ के बीच यूज़ होते हैं। इसके अलावा कू बैंड और का बैंड भी होते हैं। तो कू बैंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 11 and 14 गीगाहर्ट्ज़, जबकि का बैंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 19 and 29 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। कुछ सिस्टम जिन्हें प्लांट किया गया था एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि HF में, उनकी जो रेंज है वो काफ़ी क्लोज होती है इंफ्रारेड की। जितने भी रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो रेगुलेटेड किए जाते हैं इंफेरेंस को अवॉइड करने के लिए, यानी कि जैसे कि एग्जांपल के लिए आप बोल सकते हैं कि जर्मन रेगुलेशन कवर करता है 9 किलोहर्ट्ज़ टू 275 किलोहर्ट्ज़ को। नेक्स्ट स्टेप जब हम जाते हैं हायर फ्रीक्वेंसीज़ में, तो उसमें इन्वॉल्व होता है ऑप्टिकल ट्रांसमिशन का, जो कि न केवल यूज़ होता है फाइबर ऑप्टिकल लिंक्स के लिए, साथ ही साथ यह वायरलेस कम्युनिकेशंस में भी यूज़ होता है। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन यूज़ किया जाता है डायरेक्टेड लिंक्स के लिए, यानी कि कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट बिल्डिंग्स को वाया लेज़र लिंक। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेक्नोलॉजी है वो है IR टेक्नोलॉजी। इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन IRDA यूज़ करता है वेवलेंथ ऑफ अप्रॉक्सीमेट 850 टू 900 नैनोमीटर, ताकि वो कनेक्ट कर सकें लैपटॉप्स को, PDS को। लास्ट में विजिबल लाइट्स का भी यूज़ होता है वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए, कई सालों से इसका इस्तेमाल होता रहा है। वाइट लाइट जो है बहुत ही रिलायबल नहीं है इन्फेरेंस के लिए, लेकिन यह यूज़फुल है ड्यू टू बिल्ट इन ह्यूमन रिसीवर्स। इसके अलावा फ्रीक्वेंसीज फॉर रेडियो ट्रांसमिशन के लिए अलग अलग रेगुलेशंस भी होते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप कंट्री वाइज एक स्टैंडर्ड रेगुलेशन बना सको, ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। इसके लिए बहुत सारे नेशंस ने आपस में बहुत सारे कमिटीज़ बनाए, और लास्ट में ये डिसाइड हुआ कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बनाया जाए, जो कि बना ITU, और यह लोकेटेड है जेनेवा में। यह रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड वाइड कोऑर्डिनेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ के लिए, चाहे वो वायर्ड में हो या वायरलेस में हो। यह जो ITU है यह एक सब ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का। ITU रेडियो कम्युनिकेशन सेक्टर यानी कि ITUR जो है वो हैंडल्स करता है स्टैंडर्डाइजेशन इन द वायरलेस सेक्टर। साथ ही साथ ये हैंडल करता है फ्रीक्वेंसी प्लानिंग को, जिसे पहले जाना जाता था कंसल्टेटिव कमेटी फॉर इंटरनेशनल रेडियो कम्युनिकेशन CCIR से जाना जाता था। ITUR ने कंट्रीज़ को तीन रीजन्स में डिवाइड किया। पहला रीजन था जो कवर अप करता था यूरोप, मिडिल ईस्ट और कंट्रीज़ ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन और अफ्रीका को। रीजन 2 में इंक्लूड थे ग्रीनलैंड, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, और रीजन 3 में इंक्लूड थे फार ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इन सारे रीजन्स में
के हिसाब से नेशनल एजेंसीज जो थे वो रिस्पॉन्सिबल होते थे फर्दर रेगुलेशंस के लिए। एग्जांपल के लिए जब फेडरल कम्युनिकेशन या फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन FCC यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे नेशंस की एक कॉमन एजेंसीज बनाई गई जिसे कहा गया यूरोप कॉन्फ्रेंस फॉर पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन सेप्ट, जो कि इस्टेब्लिश हुआ यूरोप में। कुछ हार्मोनाइजेशन पे पहुंचने के लिए ITUR ने होल्ड किया वर्ल्ड रेडियो कॉन्फ्रेंस WRC, जिसमें कि समय समय पे ये डिस्कस किया जाता है और डिसाइड किया जाता है कि फ्रीक्वेंसी एलोकेशंस इन 3 रीजन्स के लिए क्या क्या होगा। यह बहुत ही मुश्किल होता है कि बहुत सारे रीजन्स या कंट्रीज़ के लिए जिन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है एक किसी भी टेक्नोलॉजी को, यह बहुत ही मुश्किल होता है कि वो चेंज करे फ्रीक्वेंसीज़ को सिर्फ हार्मोनाइजेशन के लिए। फिर भी हार्मोनाइजेशन जो है वह आवश्यक होता है क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं आप कुछ एग्जांपल्स कि अलग अलग कंट्रीज़ में किस किस तरह के टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इससे पहले यूज़ हो चुके हैं। यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसीज़ बताई गई हैं वो किलोहर्ट्ज़ में ज़्यादातर इनका यूज़ हुआ है। यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसीज़ बताई गई हैं वो फ्रीक्वेंसीज़ मेगाहर्ट्ज़ में है। जैसे कि यहाँ पर यूरोप में एक स्टैंडर्ड यूज़ हुआ था, वो यूज़ हुआ था NMT यानी कि नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन्स के लिए कुछ फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ हुई थी। ये फ्रीक्वेंसीज़ थी 453 टू 457 और 463 टू 467 मेगाहर्ट्ज़। US में AMPS, TDMA और CDMA के लिए जो फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ हुई थी वो थी 824 टू 849 मेगाहर्ट्ज़ और 869 टू 894 मेगाहर्ट्ज़। जापान में PDC के लिए जो फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ हुई थी वो थी 8110 टू 826 मेगाहर्ट्ज़ और 940 टू 956 मेगाहर्ट्ज़, 1429 टू 1465 मेगाहर्ट्ज़ और 1477 टू 1513 मेगाहर्ट्ज़। यूरोप में GSM के लिए जो फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ हुई थी वो थी 890 टू 915 मेगाहर्ट्ज़, 935 टू 960 मेगाहर्ट्ज़, 1710 टू 1785 मेगाहर्ट्ज़ और 1805 टू 1880 मेगाहर्ट्ज़। इसके अलावा US में GSM, TDMA और CDMA के लिए जो फ्रीक्वेंसीज यूज़ हुई थी वो थी 1850 टू 1910 मेगाहर्ट्ज़ और 1930 टू 1990 मेगाहर्ट्ज़। यूरोप में UMTS या फिर WCDMA के लिए जो फ्रीक्वेंसीज स्टैंडर्डाइज हुई थी वो थी 190 टू 1980 मेगाहर्ट्ज़ और 2110 टू 2190 मेगाहर्ट्ज़। जबकि जापान में जो FDMA और WCDMA के लिए जो फ्रीक्वेंसीज यूज़ हुई थी वो थी 190 टू 1980 मेगाहर्ट्ज़ और 2110 टू 2170 मेगाहर्ट्ज़। इसके बाद आने लगे कॉर्डलेस टेलीफोन्स। तो कॉर्डलेस टेलीफोन्स में CT1+ के लिए 885 टू 887 और 930 टू 932 मेगाहर्ट्ज़। PACS यूज़ हुए। जो PACS डिवाइसेस थे वो PACS डिवाइसेस यूज़ हुए थे US में और जापान में यूज़ हुए थे PHS। यूरोप में एक और डिवाइसेस यूज़ हुए जिसका नाम था CT2। ये भी एक तरीके के कॉर्डलेस टेलीफोन्स थे। इनमें जो फ्रीक्वेंसीज यूज़ हुई थी वो थी 864 टू 868 मेगाहर्ट्ज़। डेक्ट नाम की कॉर्डलेस टेलीफोन में जो फ्रीक्वेंसीज यूज़ हुई थी यूरोप में, उनकी जो फ्रीक्वेंसीज थी वो थी 1880 टू 1900 मेगाहर्ट्ज़। US में PACS UB नाम की कॉर्डलेस टेलीफोन में जो फ्रीक्वेंसीज यूज़ हुई थी वो थी 1910 टू 1930 मेगाहर्ट्ज़। जापान में PHS नाम की कॉर्डलेस टेलीफोन के लिए यूज़ हुई थी फ्रीक्वेंसी 1895 टू 1918 मेगाहर्ट्ज़। और JCT नाम के कॉर्डलेस टेलीफोन के लिए जो फ्रीक्वेंसीज यूज़ हुई थी जापान में वो थे 254 टू 380 मेगाहर्ट्ज़। इसके बाद आ गए वायरलेस स्टैंडर्ड्स, वायरलेस लैंड्स के लिए स्टैंडर्ड्स। तो वायरलेस लैंड्स के लिए यूरोप में यूज़ हुए थे IEEE 802.11 नाम का स्टैंडर्ड, जिसकी फ्रीक्वेंसीज थी 2400 टू 2483 मेगाहर्ट्ज़।
यूएस में आया 800 इसके लिए फ्रीक्वेंसीज जो रखी गई वो थी 9022 928 मेगाहर्ट्ज़ और 2400 टू 2483 मेगाहर्ट्ज़। IEEE 802.11 को जापान में जो फ्रीक्वेंसी दी गई वो थी 2400 टू 2497 मेगाहर्ट्ज़। इसके बाद आ गया हाइपरलैंड 2 जो कि IEEE 802.11 से काफ़ी एडवांस था, जिसे नाम दिया गया IEEE 802.11a। यूरोप में हाइपरलैंड 2 के लिए जो फ्रीक्वेंसीज यूज़ की गई थी वो थी 5150 टू 5350 मेगाहर्ट्ज़। इसके अलावा जो सेकेंड फ्रीक्वेंसीज यूज़ हुई वो थी 5470 टू 5725 मेगाहर्ट्ज़। हाइपरलैंड 2 को यूनाइटेड स्टेट्स में जो फ्रीक्वेंसीज दी गई वो थी 5150 टू 5350 मेगाहर्ट्ज़ और 5725 टू 5825 मेगाहर्ट्ज़। हाइपरलैंड 2 को जो फ्रीक्वेंसीज दी गई जापान में वो थी 5150 टू 5250 मेगाहर्ट्ज़। इसके बाद जो अदर्स जो टेलीकम्युनिकेशंस स्टैंडर्ड डिवाइसेस रही थी वो थी RF कंट्रोल। तो RF कंट्रोल के लिए जो फ्रीक्वेंसीज यूज़ हुई थी यूरोप में वो थी 27 मेगाहर्ट्ज़, 128 मेगाहर्ट्ज़, 418 मेगाहर्ट्ज़, 433 मेगाहर्ट्ज़ और 868 मेगाहर्ट्ज़। इसके बाद आया RF कंट्रोल। तो RF कंट्रोल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में जो फ्रीक्वेंसीज यूज़ हुई वो थी 315 और 915। RF कंट्रोल के लिए जापान में जो फ्रीक्वेंसीज यूज़ हुई वो थी 426 मेगाहर्ट्ज़ और 868 मेगाहर्ट्ज़। इसके बाद आए सैटेलाइट। तो सैटेलाइट जो थे वो यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स में और जापान में, इसके लिए जो फ्रीक्वेंसीज यूज़ हुई वो थी 1610 टू 1626 मेगाहर्ट्ज़ और 2483 टू 2500 मेगाहर्ट्ज़। यानी कि सैटेलाइट आने के बाद एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन हुआ टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स का।